क्लास 7 गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ। यह है ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, जिसकी हेडिंग क्या है? आर चेंजिंग अर्थ, मतलब बदलती हुई पृथ्वी। For thousands of years, people believed that the continents were fixed in their position. The distribution of land and water, however, has not always been the same on the Earth's surface as it is today. इसका मतलब ये है कि आज से 400 साल पहले ये माना जाता था कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, वो एक जगह पर क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है। और जो ये लैंड है और जो वाटर बॉडीज़ है, ये दोनों के दोनों आज जिस तरह से जो स्थिति देखने को हमें मिलती है 7 महाद्वीप और महासागर की, वो हमेशा एक जैसी नहीं रही है। वो समय समय पर क्या होती रही है? बदलती रही है। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि 400 वर्ष पूर्व ये मान्यता थी कि जितने भी महाद्वीप और जो महासागर हैं वो एक ही जगह पर क्या है? फिक्स है। ठीक है। और इनकी जो स्थिति है, किसकी? कॉन्टिनेंट्स और आपके जो ओशंस है, उनकी क्या है? हमेशा बदलती रही है। ठीक है। इन 1912 अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, ये एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, मेड एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। He proposed that millions of years ago, all land masses were joined together into a supercontinent called the Pangaea. He suggested that the Pangaea broke and there was a horizontal displacement of continent. This is called Wegener's theory of continental drift. अब देखो, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि 1912 में एक जर्मन के भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने ये बताया कि जो आज हमारे 7 महाद्वीप अलग अलग स्थित है, वो पहले क्या थे? एक ही भूखंड के रूप में एक स्थान पर स्थित थे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये जितने भी आपके जो 7 महाद्वीप थे, ये क्या था? एक ही भूखंड के रूप में, एक ही भूखंड के रूप में क्या थे? एक दूसरे से बंधे हुए थे। जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपका यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सब क्या थे? एक भूखंड के रूप में एक दूसरे से क्या थे? संगठित थे। जिसे क्या नाम दिया उन्होंने? पेंजिया। तो इस भूखंड को क्या बोला? पेंजिया। और इस भूखंड के चारों ओर क्या था? जलीय भाग, जिसे क्या नाम दिया? पैंथालासा। ठीक है। और ये जो पेंजिया है वो पैंथालासा पे क्या कर रहा था? तैर रहा था। अब जो अल्फ्रेड वेगनर है, उन्होंने एक सिद्धांत पारित किया जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो विस्थापन का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। अर्थात कि जो भी ये भूखंड थे एक साथ जो संगठित थे, ठीक है,
ये समय के चलते चलते धीरे धीरे ये भूखंड क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। अर्थात पहले इसके क्या हुए, दो टुकड़े हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो टुकड़े हैं वे एक दूसरे से क्या हुए, अलग हुए। तो नॉर्थ अमेरिका बना, साउथ अमेरिका बना, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर इसके बाद में एशिया, और फिर इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से ही अलग होकर हमारा जो भारत है वो कहाँ आया, उत्तर दिशा की ओर। तो इस तरह से जो आज हम स्थिति मानचित्र में 7 महाद्वीप और महासागरों की देखते हैं वो पहले ऐसी नहीं थी। वो एक ही भूखंड के रूप में क्या थे, संगठित थे, स्थित थे, जिसे पेंजिया का नाम दिया। परंतु बाद में क्या हुआ, इसके टुकड़े हुए, और टुकड़े होकर कुछ पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो गए, कुछ दक्षिण की ओर प्रवाहित हो गए, और कुछ उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो गए, ठीक है। तो अलग अलग दिशाओं में ये प्रवाहित हुए और हमारे जो महाद्वीप हैं वो इस तरह से विस्थापित हुए। तो इसी को कहा जाता है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। Wegener's theory was improved upon by idea of a sea floor spreading. The new concept is called plate tectonic. इसका मतलब ये कि जब वेगनर ने अपना जो ये सिद्धांत, जो थ्योरी थी, कौन सी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, कि जो कॉन्टिनेंटल जितने भी महाद्वीप हैं वो एक ही स्थान पर स्थित नहीं थे, इनका क्या हुआ, प्रवाह हुआ अलग अलग दिशाओं में। तो इसके उपरांत ही कौन सा कॉन्सेप्ट आया, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। अर्थात कि आपकी जो ये प्लेटें हैं, ठीक है, ये जो प्लेटें हैं वो एक स्थान पर स्थिर नहीं है, इसका क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब देखो एंडोजेनिक क्या होता है और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। द फोर्सेस विच ऑरिजिनेट इनसाइड द अर्थ एंड ब्रिंग चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। अर्थात ऐसा बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है, ठीक है, और उत्पन्न होकर पृथ्वी की सतह को या पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स, या फिर उसे हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आंतरिक बल। बात समझ में आई। तो आंतरिक बल मतलब पृथ्वी की अंदर से ये बल उत्पन्न होता है और पृथ्वी की सतह को क्या करता है, ये प्रभावित करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एंडोजेनिक या फिर इंटरनल फोर्सेस, अर्थात आंतरिक बल। द फोर्सेस विच ऑपरेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ब्रिंग चेंजेस ऑन द सरफेस आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस। अर्थात वे बल जो धरातल के ऊपर कार्य करते हैं और उससे पृथ्वी के ऊपरी भाग में बदलाव आता है या परिवर्तन होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, अर्थात बाहरी बल, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह के अंदर घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक बल, पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स, और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो बल उत्पन्न होते हैं उसे हम बोलते हैं
एक्सोजेनिक फोर्सेस या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे द एंडोजेनिक फोर्सेस ट्राई टू अपलिफ्ट और सबसाइड द अर्थ सरफेस while exogenic forces try to level down the surface of the earth. The endogenic forces can produce sudden or slow movement or both. These forces also cause horizontal and vertical movement. इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडोजेनिक फोर्स है अर्थात कि जो आंतरिक बल है वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि वोल्केनो इरप्ट हुआ अर्थात ज्वालामुखी हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग से उसका उद्गार हुआ तो किस पे आई, ये धरातल पर आई। ठीक है, और जब धरातल पर इनका जमाव होगा और जब ये धीरे धीरे ठंडे होंगे तो इससे क्या बनेगा, पठार बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस का मतलब ये होता है कि बाहरी बल। तो बाहरी बल के कारण क्या होता है कि हमारी पृथ्वी का जो सतह है उसका जो लेवल है, ठीक है, वो क्या होता है, डाउन होता है अर्थात उसमें गिरावट आती है। जैसे मान लो कि कोई पठार है और उस पठार पर एक्सोजेनिक फोर्सेस अर्थात बाहरी बल कार्य कर रहा है। तो बाहरी बल के कारण क्या होगा कि जो पठार है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपर्दित होगा। ठीक है, उसका इरोजन होगा और वो अपर्दित होके क्या होगा, उसका जो लेवल है प्लेट्यू का वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी ऊंचे पर्वत या पठार है वो धीरे धीरे इस एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है अर्थात जो बाहरी बल है उस बाहरी बल के कारण उनका लेवल क्या होता है, डाउन होता है। क्यों, क्योंकि उस पर अपर्दन का प्रभाव पड़ता है और इसी अपर्दन की क्रिया के कारण उसका जो लेवल है वो नीचे की ओर गिर जाता है। अर्थात एक ऊंचे से ऊंचा पर्वत भी धीरे धीरे इस बाहरी बल के कारण एक समतल मैदान में परिवर्तित हो सकता है। अभी जैसे मान लो कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, बीच में से खंडित है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब ये खंडित क्यों है, क्योंकि उस पर बाहरी बल का प्रभाव पड़ा और इस बाहरी बल के कारण क्या हुआ, वो बीच में क्या होगी, खंडित हो गई। तो एक्सोजेनिक जो फोर्स है उससे लेवल क्या होता है, डाउन होता है। ठीक है, और एंडोजेनिक फोर्सेस कैन प्रोड्यूस सडन और स्लो मूवमेंट और बोथ, कि जो आंतरिक बल है वो क्या होता है, एकदम से उत्पन्न होता है और ये धीरे धीरे भी उत्पन्न होता है, अर्थात शीघ्र और धीरे धीरे ये उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये आपका लंबवत और क्षैतिजीय दोनों प्रकार का इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। बात समझ में आई, चाहे लंबवत हो चाहे वो क्षैतिजीय हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्सेस विच अफेक्ट द अर्थ क्रस्ट। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके स्टूडेंट, जब तक आप लोग ये जो बना रखा है इसको आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और इसको आपको क्या करना है, एक बार जस्ट रीडिंग लगाना है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एंडोजेनिक जो फोर्स है, एक्सोजेनिक जो फोर्स है वो किस तरह से कार्य करते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर बनाया है फोर्सेस विच अफेक्ट द अर्थ्स क्रस्ट, तो इसी तरह से आपको ये एक सारणी यहाँ पर बनानी है। ठीक है, इस तरह से।
Okay students, have a nice day.